हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे। जो आप जानते हैं कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। अणु संख्या गुणधर्म जो थे हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। 4 प्रकार के होते हैं: बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, विमाक अवनमन और परासरण दाब। चारों अणु संख्या गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे, उनके न्यूमेरिकल भी देख लिए थे। आज हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, या जिसे बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान? तो आप देखते हो, जब कोई विलेय राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी जब हम किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं, तो विलेय का विलायक में ना तो आयनन होता है और ना संगुणन होता है। विलेय का विलायक में ना तो आयनन होता है, ना संगुणन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, विलेय का विलायक में ना तो आयनन होगा और ना ही संगुणन होगा। ठीक है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, तो विलेय का विलायक में ना तो आयनन होता है और ना ही संगुणन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, प्रेक्षित का मतलब बोल सकते हैं प्रायोगिक रूप से क्या किया जाता है? तो प्रायोगिक जो मोलर द्रव्यमान है वो थ्योरेटिकली सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। कब? जब विलेय को विलायक में मिलाने पर विलेय का विलायक में ना तो आयनन हो रहा है और ना ही संगुणन हो रहा है। तो आप सभी जानते हो, कोई भी विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, विलेय को विलायक में मिलाने पर उसका आयनन या संगुणन जरूर होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से कम या ज्यादा प्राप्त होता है, और ये घटना ही क्या कहलाती है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वो सभी ताप दाब पर या सभी ताप और शांत ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, वो राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाता है। तो विलेय को विलायक में मिलाने पर या तो उसका आयनन होगा या संगुणन होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार नहीं होता, तो वहां पर ये दोनों चीज बराबर आती है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में देखने को मिलता है या वास्तविक विलयन में देखने को मिलता है, कि जब किसी विलायक में आप किसी विलेय को मिलाते हो, तो विलेय के साथ आपको दो घटनाएं देखने को मिलेंगी बेटा। एक तो विलेय का क्या हो जाता है? आयनन। ठीक है, या विलेय का क्या हो जाता है आपके पास? संगुणन। ठीक है, आयनन या संगुणन हो जाता है। आयनन होने पर क्या होता है? जब वो टूटेगा तो एक पार्टिकल टूटा 2 में भी टूट सकता है, 3 में भी टूट सकता है। तो यहाँ पर पार्टिकल की संख्या या कणों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कणों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि एक पार्टिकल का द्रव्यमान कैसा था? ज्यादा था, और वो टूट गया, 2 पार्टिकल में टूट गया, 3 पार्टिकल में टूट गया। तो ऐसी कंडीशन में उसका मोलर द्रव्यमान जो होता है वो घट जाता है। मोलर द्रव्यमान घट जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात, जब विलेय का विलायक में आयनन होता है तो कणों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी प्रकार से जब विलेय का विलायक में संगुणन होता है, 2 पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना दें, 2 कण जुड़कर संगुणित होकर एक कण बना दें, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो? कणों की संख्या जो है, कणों की संख्या घट जाती है। पर 2 जोड़कर एक बन गया, तो पहले 2 अलग अलग पार्टिकल का द्रव्यमान था, जुड़ने पर वो एक अणु बन गया। तो ऐसी कंडीशन में मोलर द्रव्यमान
बढ़ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो विलेय का मोलर द्रव्यमान है वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से कैसा प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा, या तो वो कम हो जाएगा या वो ज्यादा हो जाता है। तो आप देखते हो तो प्रायोगिक या ऑब्जर्व या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो हमें प्राप्त होता है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो हमें प्राप्त होता है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। यहाँ पर ये इक्वल प्राप्त नहीं होता। ये घटना ही क्या कहलाती है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये घटनाएं क्या कहलाती है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके एग्जांपल्स क्यों भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय का विलायक में आयनन या संघनन होगा। आयनन होने पर पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, पर मोलर मास जो है वो घट जाएगा। संघनन होने पर पार्टिकल्स का नंबर घट जाएगा, पर मोलर मास जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमारे पास प्रायोगिक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से हमें भिन्न प्राप्त होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखें, जैसे आपके पास सपोज करो संघनन हो रहा है या आयनन हो रहा है। आयनन हो रहा है तो NaCl का जैसे आयनन कर रहे हो तो Na+ और Cl- में टूट गया बेटा। तो एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन गए आपके पास, 2 बन गए। यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। AlCl3 मैग्नीशियम क्लोराइड को आप तोड़ते हो, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड वो है टूट कर क्या बनाता है, Mg2+ और 2Cl-, ठीक है। हाँ, Mg2+ और 2Cl-। तो आप देखते हो एक पार्टिकल कितने में आ गया, 3 में, एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोरीन आयन। AlCl3 लेते हो आप तो ये टूटता है Al3+ आयन और 3Cl- आयन। तो एक पार्टिकल किसमें टूट गया, 4 में। तो आप देख रहे हो आयनन होने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। अब NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्यादा था लेकिन Na+ और Cl- का मोलर द्रव्यमान घट गया। तो आप मोलर द्रव्यमान क्या हो चुका है, घट चुका है। ऐसे हम संघनन का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हो एसिटिक एसिड है, इसके 2 कण आपस में संघनित हो जाते हैं, इसको बेंजीन जैसे विलायक में मिलाया जाता है तो वहाँ पर इसका संघनन हो जाता है और ये बन जाता है CH3COOH का होल ट्वाइस। संघनन हो गया। संघनन कैसे हुआ, तो आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O, यहाँ पर लिखा है दूसरा मॉलिक्यूल लिखा है CH3COH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने से इसका मोलर कणों की संख्या घट गई, 2 से कितनी हो गई है, 3। यहाँ पर 2 कण हैं, 2 एसिटिक एसिड के कण हैं, यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 1 कण। यहाँ एक एसिटिक एसिड का मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 60। और इन दोनों का अगर आप संघनन हो जाता है तो ये मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 120। तो कणों की संख्या घट गई और मोलर द्रव्यमान जो है बेटा वो बढ़ गया, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है 120, तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर 120 हो गया। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान का करैक्टर आप समझ चुके होंगे कि जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल आयनाइजेशन होने पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। और संघनन होने पर कणों की संख्या जो है घट जाएगी और मोलर द्रव्यमान बेटा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन टॉप, जिन्होंने आयनन और संघनन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक दिया जिसे बोलते हैं हम वॉन टॉप गुणांक। आयनन और संघनन की मात्रा को समझाने के लिए या इसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक दिया जिसे बोलते हैं हम वॉन टॉप गुणांक, ठीक है। इसे हम दिखाते हैं I से, इसे हम किससे दिखाते हैं, I से। तो I इक्वल टू यहाँ पर बताया गया आपके पास संघनन या
वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो I का मान कैसे निकाला? संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और संगुणन और वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या। इस प्रकार से निकाल लेंगे अगर कणों की संख्या दे रखी है। यदि आपके पास अणु संख्या गुणधर्म दे रखे तो या कोई आपकी प्रॉपर्टी दे रखे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और काम करता है, प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म जैसे डेल्टा पी ऑब्जर्व लिखते हैं हम, वास्तव में डेल्टा पी थ्योरेटिकल। ठीक है, ये बराबर हम लेंगे इसी प्रकार से आएंगे। ये आपके पास डेल्टा टी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी थ्योरेटिकल। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व और डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। इसी प्रकार से पराश्रय दाब का भी हम ले सकते हैं ऑब्जर्व और पराश्रय दाब का हम क्या ले सकते हैं थ्योरेटिकल। तो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म, एक ये फॉर्मूला भी काम करता है। एक आपके पास फॉर्मूला होता है सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोलर द्रव्यमान उल्टा होता है, अणुओं की संख्या बढ़ती है तो मोलर द्रव्यमान घटता है। तो ऊपर आता है सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो ये I की वैल्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ठीक है, आप चारों फॉर्मूलों को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि बॉन्टॉफ ने संगुणन या आयनों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए या सीमा को निर्धारित करने के लिए गुणांक दिया, जैसे बॉन्टॉफ गुणांक कहते हैं। अब इसे निकालने के फॉर्मूले, सबसे ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला ये वाला, और न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अब आप समझे किसी भी यौगिक में आपको अगर उसके कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो वहाँ पर बॉन्टॉफ गुणांक को अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी उसके अणु संख्या गुणधर्म को आप कैलकुलेट करोगे। जैसे आप देखें जैसे आपके पास वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन था, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपने पढ़ा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये क्या था आपके पास, x आपके पास था डेल्टा p अपॉन ps नॉट, या आप लिख सकते थे ps नॉट माइनस ps अपॉन ps नॉट इज इक्वल टू I इनटू x। तो यहाँ I क्या है, बॉन्टॉफ गुणांक है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि विलेय का विलायक में जब विलेय को मिला रहे हैं, अवाष्पीय विलेय को मिला रहे हैं, तो उस विलेय का विलायक में या तो आयनन होगा या संगुणन होगा, और I इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से अभी यदि हम देखते हैं क्वथनांक उन्नयन निकाल रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे बेटा, तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू I इनटू ABM होगा था। हिमांक अवनमन निकाल रहे हैं, हिमांक में अवनमन निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इनटू KF इनटू M। ठीक है, और परासरण दाब निकाल रहे हैं, परासरण दाब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको निकाल रहे हैं, तो पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ICRT। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कोई भी आप पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो उसमें I का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंटली याद रखना है आपको, क्योंकि विलेय को विलायक को मिलाने पर उसका आयनन या संगुणन होने पर उसके प्रेक्षित जो अणु संख्या गुणधर्म है
वो सैद्धांतिक से भिन्न हो जाएंगे, तो वहां पर आई को कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर आपने आई को कैलकुलेट नहीं किया तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये फॉर्मूले में आप समझ गए होंगे, बोल के वही फॉर्मूले है, सब में हमने आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब जैसे हमारे पास कोई भी यौगिक है उसका आई यानी बॉन्ड ऑफ गुणांक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे NaCl का, NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगा, तो कैलकुलेट करनी है हमको। तो NaCl टूटता है भैया Na प्लस और Cl माइनस। तो NaCl से कितने पार्टिकल बने, तो आप देखो I इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लिखा है समूहन या वियोजन के पश्चात में यहाँ वियोजन हो रहा है, वियोजन की जगह कई जगह आयनन भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। तो आयनन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 2, और पहले कितनी थी, 1, यानी बॉन्ड का गुणांक का मान कितना हो जाएगा, I का मान कितना हो जाएगा, 2। MgCl2 के लिए निकालो आप, तो MgCl2 के लिए कितना होगा I का मान, तो MgCl2 के लिए I की वैल्यू कितनी होगी, देखो MgCl2 तोड़ दो आप, तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो फॉर्मूला आपके पास I बराबर आयनन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है भैया, आयनन के पश्चात कणों की संख्या देखो, 1 तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन यानी कितने हो गए 3, और पहले कितना है 1 यानी कितने आ जाएगा 3। तो हर पार्टिकल के लिए आप निकाल सकते हो, जितने पार्टिकल को डिवाइड हो गए। तो NaCl के लिए आपने निकाल लिया, NaCl के लिए कितना आया I का मान 2, MgCl2 के लिए I का मान कितना आएगा, Na प्लस Cl माइनस लिखेंगे, सॉरी, और MgCl2 का मतलब है Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, तो यहाँ I की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 पार्टिकल आ गए। यहाँ आप निकालने का तरीका जानते हो, I इक्वल टू 2/1, I इक्वल टू 3/1। AlCl3 के लिए कितना आएगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो I इक्वल टू 3 और 1 4/1 यानी कितना आएगा 4। K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, तो इसमें कितने पार्टिकल बने, 4 तो पोटेशियम का और एक ये फेरोसाइनाइड आयन का, तो कितने बनेंगे, I की वैल्यू कितनी आएगी 5/1 यानी कितनी आएगी 5। तो I की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ 2 आई, यहाँ 3 आई, यहाँ 4 आई और यहाँ 5, तो जितने पार्टिकल में वो आयनित हो रहा है वही आ गया आपके पास। तो I का मान आयनन के लिए हमेशा 1 से ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट बात, I का मान आयनन के लिए 1 से ज्यादा होगा। जब ब्लैक का ब्लैक में आयनन होगा तो I की वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसको हम समूहन के लिए देखते हैं, ठीक है बेटा। अब समूहन में हम देखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड अभी बड़ा नाम है, तो इसके 2 पार्टिकल लिए थे और ये समूहन होकर क्या बन गया, 1 पार्टिकल बन गया, इसका समूहन हुआ। ये समूहन हो रहा है बेंजीन में, तो यहाँ पर 1 2 थे, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो फॉर्मूले में पुट करें आप I इक्वल समूहन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है 1, और समूहन से पहले कणों की संख्या कितनी है 2, तो हमारे पास कितना आएगा 0.5। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एसिटिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आता है, इसको यदि जल में डाल दें तो एसिटिक एसिड भैया आयनित हो जाता है, जल में इसका क्या हो जाता है आयन। लेकिन हमने इसको बेंजीन में डाला तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है समूहन। तो आयनन होने पर I का मान यहाँ पर 2 आएगा और समूहन होने पर ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी और I का मान कितना आएगा 0.5 आएगा। तो देख लेना एसिटिक एसिड को जल में डिसॉल्व किया है या एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया है, ठीक है, पानी में मिला है या बेंजीन में मिला है। ये कंडीशन हमारी बेंजोइक एसिड पर भी काम करती है, बेंजोइक एसिड पर भी सेम कंडीशन काम करती है। जल में तो उसका आयनन होता है और आप समझ गए होंगे क्या, बेंजीन में या अद्रव्य विलायकों में इसका क्या होगा समूहन होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑफ गुणांक कैलकुलेट करने का तरीका हो गया बेटा हमारे पास, किस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात एक और बता देते हैं आपको यहीं पर,
कि जब भी आयनन हो रहा है तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा, संगुणन हो रहा है तो आई का मान 1 से कम होगा, और i इक्वल टू यदि 1 आ रहा है तो राउट के नियम का पालन होगा बेटा, तो राउट के नियम का पालन होगा, और राउट के नियम का पालन होने का मतलब है आपके पास ना तो आयनन होगा और ना ही संगुणन होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो i की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी हमारे पास, 1 के बराबर आ जाएगी। तो आयनन होने पर i का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, संगुणन होने पर i का मान हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, और जब ना तो आयनन हो रहा है ना संगुणन हो रहा है तो i का मान हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये बॉन्ड का गुणांक कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। ये कैलकुलेशन जो चल रही है बेटा कणों की संख्या से चल रही है, लेकिन मोलर द्रव्यमान से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलर द्रव्यमान दे दिया जाए तो वहां पर आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, कई न्यूमेरिकल में इस प्रकार से भी आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बॉन्ड ऑफ गुणांक से रिलेटेड, कि बॉन्ड ऑफ गुणांक और आयनन या वियोजन की मात्रा में संबंध। बॉन्ड ऑफ गुणांक इसे देखा है आई से बा आयनन, जिसे हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा, इसको हम दिखाते हैं अल्फा से मैं संबंध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा है। तो आयनन या वियोजन की मात्रा में संबंध दे रखा है, तो अपन समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर एक यौगिक है वो टूट रहा है NP में। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले इसके मोल कितने हैं, जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई उस समय कितने इसके अभिकारक 1 है और उत्पाद के कितने हैं 0। कुछ समय बाद अभिकारक के अल्फा मोल क्या हो गए, वियोजक हो गए, आयनिक हो गए, और इसके n अल्फा, क्योंकि n लिया है ये बन गए। ठीक है, तो आप देखते हो जो चेंज होगी सांद्रता में वो क्या होगी 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा n। ठीक है, तो आप साम्य पर आगे लिखते हो, साम्य पर I बराबर क्या होता है, संगुणन या आयनन के पश्चात कुल कणों की संख्या, या हम लिख सकते हैं प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या। तो प्रेक्षित क्या हो गया हमारे पास, इनको जोड़ देंगे हम 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और सैद्धांतिक कितनी होगी हमारे पास 1। तो I इक्वल टू 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा आ गया। इसको उधर करते हैं बाकी का, आप 1 को इधर लिया तो ये कितना आ जाएगा I माइनस 1 इक्वल टू n अल्फा पॉजिटिव है और माइनस अल्फा जो है वो अल्फा जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस वाले को पहले लिख लो n अल्फा, आपके पास अल्फा ये बना दिया हमने, n अल्फा को पहले लिख लिया और अल्फा को बाद में, और 1 को इधर लिया है तो माइनस में हो गया। इसमें आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या कॉमन आ रहा है I माइनस 1, अल्फा कॉमन आ रहा है तो n माइनस 1 आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है अल्फा वियोजन की मात्रा, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो आप I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वियोजन की मात्रा। यदि आपको आयनन की संगुणन की मात्रा वियोजन की मात्रा दे रखी है तो आप I को कैलकुलेट कर सकते हो, n तो आप निकाल लोगे, n क्या है आयनिक कणों की संख्या, आयनिक कणों की संख्या। तो एक बार बेटा आप इसको चेक कर लो, देख लो अच्छे से। ठीक है,
तो आपने देखा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रारंभ में जो मोल थे वो इसके 1 मान लिए, इनिशियल मोल, प्रारंभ के मोल, ठीक है, प्रारंभ मोल। और साम्य पर जो मोल आए वो हमारे पास इसके वियोजित होकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर विलय के प्रेक्षित कणों की संख्या और सैद्धांतिक कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास आयनन की मात्रा और रॉन्टाउ गुणांक में क्या हो गया, संबंध हो गया। इससे रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है हमारे पास K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6 का 0.1 एम्पियर का 0.1 एम्पियर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 46% आयनित होता है, ठीक है। पोटेशियम टेट्राहेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, सेकंड का 0.1 एम्पियर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 46% आयनित होता है। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल। अब आप इसका सॉल्यूशन देखें कैसे होगा। आपको दिया है पोटेशियम पेरोक्साइड की सांद्रता, टेम्परेचर और आयनन की मात्रा अल्फा दे रखी है और पूछ क्या रहा है परासरण दाब। तो परासरण दाब का फॉर्मूला लेते हैं सबसे पहले। पाई बराबर क्या होता है, ICRT, आई को लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला काम करेगा। इसमें क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है। तो सबसे पहली बात हमें कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.1 है। हमें टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन बेटा, ठीक है। इसके बाद हमें आयनन की मात्रा दे रखी है 46%, जिसको हम चेंज कर सकते हैं 46/100, ठीक है। हमारे पास C है, T है, R की हमें पता है 0.082 ATM लीटर मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स कुछ लिख लो, वो तो बातें ही है। ये मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये R की वैल्यू। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेटा I नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, I को कैलकुलेट करना पड़ेगा। I कैलकुलेट होगा तभी हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, पाई, ठीक है। I कैलकुलेट होगा तभी हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, पाई। आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट पॉइंट हो गया, इससे नीचे लिख सकते हैं हम। तो ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या दे रखा है आपसे और क्या पूछ रहा है। अब I कैसे निकलेगा, तो I बराबर अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, I बराबर अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला। क्या पढ़ा था, अभी निकाला था हमने फॉर्मूला, निकाला था 1 माइनस अल्फा बराबर I माइनस 1 n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था, I माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अब n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें I निकालना, तो पहले I के मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो I बराबर, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अल्फा n माइनस 1, ये I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोबारा देखो, अभी निकला है अल्फा बराबर I माइनस 1 n माइनस 1, अभी हमने निकाला था फॉर्मूला। हमें चाहिए I, अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है, तो I इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस कैसे आया भाई, I इक्वल टू, आप क्या होता है इसको और मॉडिफाई कर देता हूं, इधर लिख देता हूं I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो गया, ठीक है बेटा। अब I बराबर 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46/100। अब समस्या आ गई n कैसे निकालें, तो n निकलेगा कणों की संख्या, मैंने अभी बताया था
K4 FeCN का होल सेट, इसको तोड़ो तो ये टूटेगा 4K प्लस FeCN का होल सेट 4 तो ये कितने पार्टिकल में टूट रहा है? एक पार्टिकल कितने में? 4 तो पोटेशियम और एक फेरोसाइनाइड आयन में टूट रहा है आपके पास, तो कितने आएंगे पार्टिकल? 5, यानी यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आएगी? 5। आपको दिखाई दे रहा है? मैं चेक करूँ एक बार। हाँ बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है आपको। तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड जो यौगिक है वो इसमें कितने पार्टिकल में टूट रहा है? N बराबर 5। तो N का मान आ गया 5। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। N की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, उस प्रकार से निकाल देंगे, ये N की वैल्यू निकाल देंगे। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो 1 + 46/100 × 4 इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 2.84 या I की वैल्यू। ठीक है, गुणा करके जोड़ लेना है आपको 1 से। ठीक है, तो 2.84 आएगा। ठीक है, अब आप देखो आपसे क्या निकल रहा है? पाई, और पाई के लिए आपको क्या चाहिए? ICRT। तो फॉर्मूले में रखो पाई इससे को अलग ले लेते हैं। तो पाई ICRT, I की वैल्यू कितनी है? 2.84, C की वैल्यू कितनी है? 0.1, R की वैल्यू कितनी है? 0.082 और T की वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। I की वैल्यू 2.84, CRT C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.1, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आप याद रखना, ये तो पता ही है आपको, 0.082 और T की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन। इन तीनों का गुणा कर दोगे तो आपके पास बेटा पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखो आपके पास जो उत्तर आ रहा है वही इसका उत्तर होगा। तो ये जो आएगा 6.98 तो ये क्वांटम गुणांक और आयनन की मात्रा के संबंध से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें पराक्षण का पूछा है। अच्छा न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके पास। कैसे करना है आप समझ गए होंगे, संबंध आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ तो बेटा ये क्वांटम गुणांक और वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा में आपके पास संबंध हो गया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटम गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध। तो ये तो आयनन की मात्रा में था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटम गुणांक बस संगुणन की मात्रा में संबंध। संगुणन की मात्रा को हम लिखते हैं अल्फा में संबंध। ठीक है बेटा, तो क्या होगा समझे आप? क्वांटम गुणांक वही तरीका में यहाँ पर कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं और वो संगुणित होकर इस प्रकार से फोल एन बनाती है, यानी सब संगुणित हो गए, जुड़ गए। एन अणु जो थे वो संगुणित हो गए। तो कोई प्रारंभ में मोल जो है हमारे पास, प्रारंभ में जो मोल हुए वो इसके 1 और इसके 0, कुछ समय बाद इसके अल्फा मोल घट गए। तो यहाँ पर आएगा अल्फा अपॉन एन, इंपॉर्टेंट बात, अल्फा अपॉन क्या आएगा? एन। ये कब आया हमारे पास? सामने पर मोल। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू जो होगी हमारे पास साम्य पर आपके विलय के प्रेक्षित मोल, साम्य पर विलय के प्रेक्षित मोल और साम्य पर ही विलय के सैद्धांतिक मोल। तो हमारे पास आई बराबर प्रेक्षित में हम इसको जोड़ के लिखेंगे 1 - अल्फा आ जाएगा। सॉरी, अपने एक स्टेप कम कर दिया है, 1 - अल्फा आएगा
और उधर अल्फा अपॉन एन आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1। एक स्टेप बढ़ा लेना भाई, सामने पर चेंज आएगा वो कितना है 1 माइनस अल्फा, इसको आप यहाँ अल्फा कर लें और यहाँ लेते हैं अल्फा अपॉन एन। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से भी अल्फा अपॉन क्या आने वाला है एन। तो सामने पर आई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और नीचे क्या आएगा विलय के सैद्धांतिक मूल, यानी हम ऐसे भी लिख सकते थे संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और संगुणन से पूर्व कितने थे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आप, आई से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, आई बराबर अब आएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, यहाँ पर एलसीएम ले लो है, ठीक है। यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ क्या आएगा n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, एन को इधर लिया हो तो क्या आएगा एन आई माइनस एन, प्लस का माइनस का, अल्फा वाले को पहले लिखो प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में लिखो। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है n, तो n बराबर क्या आएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस n। तो अल्फा बराबर क्या आएगा हमारे पास, अल्फा बराबर आएगा 1 माइनस n, तो सॉरी n इंटू i माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस n, ठीक है। इसको नीचे भी आएंगे, तो ये हमारे पास वॉल्टॉफ गुणांक और संगुणन की मात्रा में क्या हो गया, संबंध हो गया। समझ गए होंगे, एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अल्फा बराबर n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड को 20 ग्राम में बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में विलय करने पर विलयन का हिमांक अवनमन 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में विलय करने पर विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेंजोइक अम्ल के लिए आपसे संगुणन की मात्रा पूछी है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चीज आपको दे रखी है कि है, क्योंकि यहाँ पर आपको विलयन का हिमांक अवनमन दे रखा है, तो उसके लिए मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है बेटा आपको 5.1, आगे तो आपको यूनिट पता होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इनसे। आपको बेंजोइक एसिड का भार दे रखा है, बेंजोइक एसिड में लिख देता हूँ, बेंजोइक एसिड कितना दे रखा है 0.3 ग्राम। आपको विलायक का भी भार दे रखा है, बेंजीन का भी दे रखा है C6H6 लिख देते हैं हम 20 ग्राम, इसका भी फॉर्मूला लिख सकते थे हम। और विलयन का हिमांक में अवनमन डायरेक्ट दे रखा है 0.317 केल्विन, और पूछ क्या रहा है संगुणन की मात्रा। इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है हमसे, संगुणन की मात्रा।
तो संगुणन की मात्रा बेटा अभी पढ़ा था आपने फॉर्मूला, अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर आपके पास क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने, संगुणन के लिए पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है बेटा, n i-1 अपॉन n-1, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अल्फा बराबर i-1 अपॉन 1 माइनस n, सॉरी मैंने इसमें गलती कर दी, 1 माइनस n। अब आपके पास दो चीजें निकलनी है यहाँ पे, एक तो बेटा i और एक n, तो मुझे मेरे ख्याल से n निकालने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बेंजोइक एसिड का संगुणन हो रहा है, तो एक पार्टिकल संगुणित होकर कितने बनाएंगे, 2, और n का मान क्या है, संगुणित होने वाले कणों की संख्या, तो यहाँ पर n की वैल्यू और लिख देता हूँ मैं, n की वैल्यू बेटा 2, ठीक है। बेंजोइक एसिड संगुणित हो रहा है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए i, और i चाहिए और साथ में चाहिए हमें अल्फा, अल्फा निकालना है हमें कैलकुलेट करके, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले बात तो हमें दे रखा है डेल्टा TF बराबर KF I इंटू KF इंटू F, ठीक है, ये संबंध बताया था मैंने आपको, KF इंटू F, तो I निकालना है हमको, I निकालने से पहले आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, KF इंटू F, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और आपके पास बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक एक संबंध पढ़ा था, उसको बताते हैं पहले। एक संबंध आपने पढ़ा है I इक्वल टू सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, न्यूमेरिकल उस प्रकार से होगा, बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बेटा आप निकाल सकते हो, बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, पहले देखें न्यूमेरिकल निकलवा क्या रहा है, I निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपके पास 6 कार्बन 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 122 आएगा, ठीक है। प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो आएगा वो यहाँ कैलकुलेशन से आने वाला है हमारे पास, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो है हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन से आएगा, और उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते होंगे, वो फॉर्मूले से हम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, क्योंकि I का है प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान निकालना पहले, तो डेल्टा TF बराबर आपके पास KF इंटू M का मतलब क्या है, विलेय के भार, विलेय का भार यानी बेंजोइक एसिड लिख देता हूँ मैं, इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार, ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व्ड आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जर्व्ड, ये बेंजोइक एसिड है, ये निकालना है हमको, इंटू आपके पास विलायक का भार, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, M ऑब्जर्व्ड की वैल्यू निकालनी है, M ऑब्जर्व्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आप देखो, इसको नीचे लेके इसको ऊपर लेके, KF की वैल्यू है 5.1 इंटू W बेंजोइक एसिड के लिए 0.3 इंटू 1000 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, डेल्टा TF की 0.317 इंटू आपके पास बेंजोइक एसिड के लिए इसका मान कितना दे रखा है 20, तो बेटा इसको पूरे को कैलकुलेट करो, M ऑब्जर्व यानी बेंजोइक एसिड के लिए तो प्रेक्षित भार आएगा, ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आने वाली है 241, इसको कैलकुलेट मैंने पहले से ही कर रखा था आपके लिए, तो आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी में आने वाली है 241। अब I का मान आप निकाल सकते हो, ऊपर रखो इसमें वैल्यू, तो आपके पास सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना है 122 बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कितना है 241, इसको कैलकुलेट करोगे तो I की वैल्यू आएगी 0.5, कितनी आएगी 0.5,
0.506 अगर पूरा करना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपके पास आई की वैल्यू है। सबसे पहले आई की वैल्यू चाहिए आपको। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं बता, ये अब दे रखा है बेंजोइक एसिड का भार, विलेय का भार, विलायक का भार दे रखा था डेल्टा टी। अल्फा पूछेंगे तो अल्फा के लिए एक तो चाहिए होता है एन और आई। तो आई बेटा हमने दूसरे फार्मूले से, अब यहाँ कणों की संख्या वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ मोलर द्रव्यमान वाला लगाया हमने। सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान 122 होता है, कैलकुलेट करके देख लेना। परीक्षित मोलर द्रव्यमान के लिए आंकड़े दे रखे थे, तो इससे हमारे पास परीक्षित मोलर द्रव्यमान आ गया। अब इस फार्मूले में आई का और एन का मान रखना है, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आई और एन की वैल्यू रख के हम सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ले लिया होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1/1 माइनस एन। एन का मान कितना है हमारे पास, आपको मैंने बताया था एन का मान आएगा 2, क्योंकि तो 2 कणों में ये समूहित हो रहा था, 2 कण समूहित हो रहे थे इसके। आई का मान कितना है हमारे पास 0.506 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 0. एन का वैल्यू करना है 2। ठीक है, आई का मान ये रखेंगे, तो ये -2 आएगा। अल्फा बराबर कितना आएगा आपके पास 1 - 2। तो 1 - 2 का आप लेस करोगे तो -1 आएगा।